ठंड में जादुई तंदूर गांव। ओ बेटे मौज कर दी माँ। ओ माँ, हमारा ये तंदूर वाला घर तो आसमान वाले सूरज चाचा से भी ज्यादा गर्माहट दे रहा है। और ये तंदूर घर तो हमारे फूस की झोपड़ी से कितना विशाल और बड़ा है। रात को मैं फैल कर सोया था। माँ, जल्दी से मुझे गर्मा गर्म मूंगफली भून कर दे दो, भूख लगी है। हाँ, बस अभी देती हूँ मेरी रानी बेटी को करारी मूंगफली। माँ, मूंगफली बनाने के बाद तुम हमारे लिए आज खाने में तंदूर की रोटी और मलाई चाप बनाना, ताकि हम लोग अपने इस गर्माहट वाले तंदूर घर में बैठकर मजे से खाएंगे। और माँ, गाजर का हलवा भी बनाना। जरूर, आज मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करूंगी। जहां पूरे गांव में जमकर बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ धुंध छाया था। सब लोग अपने तंदूर घर के अंदर खुशी में बैठे हुए थे। सबके घर के चूल्हों से खुशबू और खुशहाली उमड़ रही थी। तभी दो व्यक्ति जो कि अपने परिवार के साथ थर थर कांपते हुए तंदूर घरों में महफूज बैठे गांव वालों से मदद की गुहार लगाते हैं। हमें भी अपनी तंदूर घर के अंदर ले लो, हम ठंड से मरने को हैं। अरे मदद करो। अरे नाथू काका, प्रकाश, सूरज मोहन, मुखिया जी, अरे कोई तो किवाड़ खोलो, वरना ये ठंड का कहर हमारी जान लेके बीतेगा। आप दोनों ने जो किया है उसका बुरा फल आज आप दोनों के साथ साथ हम और हमारे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। हम लोग इस ठंड के प्रकोप से नहीं बचने वाले, और ना इस जादुई तंदूर गांव के निवासी हमारी मदद करेंगे। आखिर ये महिला ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ठंड का कहर इन पर बरस रहा है? ताज्जुब की बात ये भी है कि कोई इन्हें अपने घर में पनाह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इस गांव के निवासी पत्थर दिल हैं? क्या है सारा किस्सा, चलिए देखते हैं। मलमलिया नाम का एक छोटा सा गांव, जहां इन दिनों ठंड का प्रकोप बहुत अधिक है। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है, धुंध छाई हुई है। गांव के निवासी बहुत गरीब तबके के हैं। सभी के पास सर छुपाने के नाम पर फूस और मिट्टी की मढ़ई है। पूरे गांव में केवल 2 ही पक्के मकान हैं, जो कि रजाई के कारोबारी राजकिशोर और मदन के हैं। हे राम जी, आज फिर से छत से ओस घर के भीतर घुस रही है। ये जाड़े का मौसम काटना हम गरीबों के लिए बड़ा कठिन है दुलारी, बड़ा कठिन है। अजी सारा दिन तो इसी मिट्टी के मढ़ाई में गुजर गया। ईश्वर ने हम बूढ़े बुढ़िया के भाग्य में सुख नहीं लिखा। आज तो गजब का जाड़ा है। मैं आग सुलगाती हूँ, इतनी ठंड में नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। ठिठुरते हुए दुलारी रामू आग सुलगाते हैं। गांव के बाकी घरों में भी यही दशा छाई थी। सब लोग ठंड के कहर में जगे थे, जबकि मदन किशोर अपने आलीशान मकान के अंदर हीटर और मखमली रजाई की गर्माहट में चैन से सो रहे थे। सूरज जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस पटी चादर में हाड़ भी नहीं लिया जा रहा है। मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठहरो, मैं आग जलाता हूँ। अजी आग कैसे जलाओगे, लकड़ी भी खत्म हो गई है। तभी एकदम से बर्फीली हवा चलने लगती है, जिससे उनकी झोपड़ी का फाटक उखड़ जाता है और अब ठंड के मारे दोनों की और भी दुर्दशा होने लगती है। सूरज जी, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं साए साए घर में घुस रही हैं, कुछ कीजिए। जाड़े के मारे गर्भवती सरला का रोम रोम कांप जाता है। इसी तरह गरीब गांव वालों की रात से बिहान हो जाती है। सब लोग घनघोर कुहासे में ही ईटा भट्टे पर आ जाते हैं। जयराम जी की मुखिया जी, रात तो बड़े जोड़ों की ठंड पड़ी थी। हाँ भाई, मालूम है। इसी तूफान में मेरी गर्भवती गाय नवबछिया को जन्म दिया थे, मगर वो भी ठंड से मर गई। ये सुनकर पूरा गांव दुख जताता है। हे भगवान, इस पूस के जाड़े के मौसम ने तो जान ले रखी है। जाने ये मौसम कब बीतेगा। सूर्य देवता ने भी पिछले 1 सप्ताह से मुंह नहीं दिखाया। थोड़ी धूप भी उगती तो शरीर को गर्माहट मिलती। अब तो बिना रजाई के रातें नहीं कटती। और वो राजकिशोर और मदन रजाई तो बेचते हैं, मगर गरीबों का खून चूसते हैं। अरे वो तो भला हो आपका मुखिया जी, जो आपके ईंट भट्टे से हम थोड़ी बहुत दिहाड़ी कमा लेते हैं, जिससे घर का दाना पानी चल रहा है। वरना ठंड के मौसम में तो भूखों मरने की नौबत आ जाती है।
एक तो हमारा गांव पुरखों से पिछड़ा हुआ है, न बिजली की सुविधा है, न सड़क पक्की, न घर मजबूत, और ठंड का मौसम काटना तो सदियों बिताने जैसा है। सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन अचानक से गांव में दिन रात बर्फबारी शुरू हो जाती है। अरे वाह, अब की बार तो रजकर ठंड पड़ी है। अब तो इन गरीब बालों को महंगे रेट की रजाई खरीदनी होगी। क्यों भाई मदन, इस बार तो हमारी तगड़ी मोटी कमाई होगी। थर थर कांपते हुए तमाम गांव वाले अर्जी लेके मुखिया के पास आते हैं। मुखिया जी, मेरे बच्चे की हालत देखो, ठंड में उसका बदन नीला पड़ रहा है, एक ऊनी चादर भी नहीं है, ना ही कंबल, मदद कीजिए। गांव की बिगड़ते हाल को देखकर सरपंच मदन राजकिशोर के पास आता है। मदन राजकिशोर, मदद करो, गांव के लोग ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं, अपना दिल खोलो और गरीबों को रजाई और कंबल बांटो। अरे मुखिया जी, हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मुफ्त में अपनी ऐसी बेशकीमती मखमली रजाइयां इन गरीबों में बांटी जाएंगी यहाँ से। पूरा गांव इसी तरह ठंड से जूझता हुआ विनती करते हैं। तभी गांव में एक कोढ़ी, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े थे, कांपते हुए आता है और मदन किशोर के पास जाता है। अरे मदद करो, इस दिन दुखियारी की मदद करो, बहुत भूखा हूँ भाई, एक रोटी खिला दो। भिखारी को कोढ़ में सना देखकर मदन उसे दुत्कार कर भगा देता है। अरे तेरे शरीर में तो पूरा कोढ़ भरा हुआ है, चल भाग यहाँ से। पत्थर मार मार कर मदन कोढ़ी को भगा देता है। उसके घाव से खून बह रहा था और शरीर थर थर कांप रहा था। ऐसे में गरीब गांव वाले उस पर तरस खाते हैं। अरे इस बेचारे की हालत तो कितनी खराब है, देखो ये कितने दर्द पीड़ा में है, चलो इसकी मदद करते हैं। सब दिल खोलकर उस कोढ़ी का स्वागत करते हैं, रूखा सूखा बनाकर उसे खिलाते हैं और जिसके पास जैसी चादर होती है वह लाकर उसे देते हैं। तभी चमत्कार हो जाता है, वो कोढ़ी अग्नि देवता में बदल जाते हैं। मैं तुम गांव वालों की परीक्षा लेने आया था, जिसमें तुम सफल हुए। मौसम का प्रकोप सहकर भी तुमने मुझे भोजन कराया, मुझसे घृणा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये गांव आज से जादुई तंदूर गांव में बदल जाएगा और हर एक के तंदूर घर में मैं अग्नि देवता वास करूंगा। इसी के साथ पूरा का पूरा गांव जादुई तंदूर गांव में बदल जाता है। सबके फूस के घर विशाल बड़े तंदूरी आकार के घर बन जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चलो सब लोग अपने अपने घर में चलो, अब हम लोगों को ठंड में अपने दिन और रात नहीं काटने पड़ेंगे। सब लोग खुशी खुशी तंदूरी घर के अंदर जाते हैं, जो कि किसी भट्टी जितनी गर्माहट थी। ओ तेरी, हमारा तंदूर घर तो कितना बड़ा है माँ, और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। अब हम ठंड से नहीं कांपेंगे बल्कि आराम से सोएंगे। अपने बच्चों के चेहरे पर इस कदर खुशी देखकर मीठी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हाँ बच्चों, अब हम अपनी तंदूर वाले घर में सुख चैन से रहेंगे और हमारा पूरा गांव के अग्नि देवता ने हमारे दुख कष्ट दूर कर दिए हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, ठंडी हवाओं के बढ़ते तंदूर घर की लौ और तेज हो जाती है, मगर दूसरी तरफ लालची राजकिशोर और मदन का पक्का मकान गिर जाता है और अब वह बर्फबारी में भटकने लगते हैं। उनकी परिस्थितियों को देखकर अंत में तंदूर गांव के मददगार स्वभाव रखने वाले निवासी उन पर तरस खाकर अपने घर में जगह देते हैं और सब खुशहाल से साथ साथ रहते हैं। पेड़ ससुराल में सौतन लाई सोने का दहेज। अरे तृप्ति बहू अब खड़े ही रहेगी या अलीशा बहू का गृह प्रवेश भी करेगी? सुमित डार्लिंग, मैं कब तक ऐसे पेड़ घर के बाहर खड़ी रहूंगी? मुझे आराम करना है और अपना सोने का लाया हुआ दहेज भी तो अपने पेड़ घर ससुराल में अच्छे से एडजस्ट करना है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही सौतन का गृह प्रवेश करूंगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि जो एक पत्नी ही अपनी सौतन का गृह प्रवेश कर रही थी? पर क्यों अलीशा इतना सारा सोने का दहेज अपने इस पेड़ घर ससुराल में लेकर आई थी? आइए इस कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी के कुछ बीते हुए भागों में चलते हैं। अरे नाश्ता तो करके जाइए, ऐसे खाली पेट काम पर नहीं जाना चाहिए। कितनी बार कहा है, मुझे पीछे से मत टोका करो, अपना ये नाश्ता अपने पास ही रखो। आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? माँ, मैंने आपसे कितनी विनती की है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
अगर मैं अलीशा से शादी करता तो आज हमें इस पेट घर में नहीं रहना पड़ता। पता है, वो इतनी अमीर है, वो मुझसे शादी करती तो साथ में ढेर सारा सोने का दहेज लेकर आती, तो आज हम भी अमीरों वाली जिंदगी जी रहे होते। तुझे क्या तृप्ति बहू की अच्छाई नहीं दिखती? इस पेड़ घर में रहकर भी वो हमारा कितना ख्याल रखती है। हमसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, ना कुछ मांगती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे उस अलीशा की पड़ी है। माँ, इस गरीब से शादी करवा कर आपको कुछ मिला? वो अपने साथ एक कटोरा तक तो लेकर नहीं आ सकी। अगर अलीशा आती तो सोने का दहेज लेकर आती। अपनी पत्नी तृप्ति को दहेज न लाने की वजह से सुमित हमेशा उसे ताने दिया करता था, लेकिन बेचारी तृप्ति कभी सुमित से कुछ नहीं बोलती। लेकिन आज सुमित की बातें तृप्ति को अंदर से घायल कर देती हैं और वो खूब रोती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने दहेज के लालच में अलीशा से शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? तृप्ति बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सुमित को अच्छी तरह से जानती हूँ। थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेगा, तो फिक्र मत कर। क्या हुआ सुमित, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? आज फिर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ कहा? क्या बताऊं अलीशा, तुम तो जानती हो कि आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना 2 साल पहले करता था। मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना, मैं परेशान हो चुका हूँ उससे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। 2 साल पहले तो मैंने अपने मम्मी पापा की बात मान ली, लेकिन अब और नहीं। सुमित उसी फैक्ट्री में काम करता था। अलीशा उस फैक्ट्री की मालकिन की ही बेटी थी। अलीशा आज फिर अपने माता पिता से सुमित के बारे में बात करती है। पहले भी तुझे एक चीज समझाई थी और अभी भी वही समझा रहा हूँ। वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता है, तुझसे नहीं। माँ, पापा, तो आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी शादी सुमित से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू हमें धमकी दे रही है? तो ठीक है, तुझे शादी करनी है ना, कर। हम तेरी धूमधाम से शादी करेंगे और तुझे सब कुछ देंगे, लेकिन अगर कल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तू बहुत पछताएगी। अपने माँ बाप के हाँ बोलते ही अलीशा काफी ज्यादा खुश होती है और सुमित चुपकर अलीशा से शादी कर लेता है। अलीशा के माता पिता शादी में सोने के बर्तन, अलमारी, गाड़ी, ज्वेलरी और कई सारा सोने का दहेज देते हैं, जिसे लेकर अलीशा सुमित के साथ अपने पेड़ ससुराल में आती है। ये क्या है सुमित, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं जानती थी कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम इस पेड़ के अंदर रहते हो, ये मुझे नहीं पता था। मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया ताकि तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए झूठ नहीं है, वो सच्चा है। सुमित इतना बोलता ही है कि तभी सुनीता और तृप्ति अपने पेड़ घर से बाहर आते हैं और सुमित के साथ दुल्हन के जोड़े में अलीशा को खड़ा देख तृप्ति और सुनीता सब समझ जाती हैं। सुनीता अपने बेटे को कुछ बोले इससे पहले ही उसकी नजर अलीशा के लाए हुए सोने के दहेज पर पड़ती है। इतना सारा सोने का दहेज देख सुनीता के मन में एकदम लालच पैदा हो जाता है। हे भगवान, मैं तो समझती थी कि सुमित झूठ बोलता है, लेकिन ये तो सच में सोने का दहेज लेकर आ गई है। अगर ये सोने का दहेज हाथ से निकल गया तो हमें तो पूरी जिंदगी इस पेड़ घर में गुजारनी होगी। ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे जीते जी मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? तृप्ति बहू, तू क्या कर रही है? तूने देखा नहीं कि अलीशा साथ में सोने का दहेज लेकर आई है? इस सोने के दहेज से हमारी किस्मत बदल जाएगी। इस पेड़ घर से निकलकर हम एक बंगले में चले जाएंगे। मानती तो मैं तुझे ही अपनी बहू हूँ, लेकिन जरा सोच तो सही। जा अंदर से आरती की थाली ले आ। अपनी सास की बात सुन अब तृप्ति बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी, जिसके चलते अब तृप्ति आरती की थाली लाकर आंखों में आंसू लिए अपनी सौतन का अपने पेड़ घर ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अलीशा जैसे ही अपने पेड़ घर ससुराल में आती है, ओह गॉड सुमित, तुम्हारा पेड़ घर तो काफी ज्यादा छोटा है। मैं कहाँ रहूंगी? कैसे, मेरा तो यहाँ अभी से ही दम घुट रहा है। और तुम्हारी माँ मेरे सोने के दहेज के ऊपर ये लाल लाल क्या लगा रही हैं? हमारे यहाँ जब भी दहेज आता है तो हम उसकी पूजा करते हैं तिलक लगाकर। मैं तो पागल हो जाऊंगी। इस पेड़ घर के अंदर तो मेरा सोने का दहेज का सारा सामान खराब हो जाएगा। जल्दी से अपने सोने के दहेज के सामान को अपने मायके भिजवा देती हूँ। अलीशा पलक झपकते ही नौकर को बुलवाती और अपना सारा सोने का दहेज का सामान अपने मायके भिजवा देती है, जिसे देख ये क्या, मैंने तो इससे शादी ही सोने के दहेज के लिए की थी और इसने तो अपना सारा सोने का दहेज ही अपने मायके भिजवा दिया। और कर सोने के दहेज के लालच में आकर शादी। देख क्या हो गया। अब देखती हूँ कैसे बिना सोने के दहेज के तू अपनी 2 पत्नियों को पालता है। सुमित अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। तुम जब से आई हो तब से बस खाट पर ही पड़ी रहती हो। कुछ तो घर के काम करवा लिया करो। एक काम करो, आज तुम खाना बनाओ। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी इसी बहाने। अपनी तरह मुझे गरीब समझ के रखा है? मैंने आज तक अंडा तक नहीं उबाला है। तुम ही करो ये गरीबों वाले काम।
अलीशा घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और हमेशा हर छोटी बातों पर जानबूझकर अपनी सौतन से लड़ा करती थी। कैसे खाना बनाया तुमने? कोई भी स्वाद नहीं है। मेरे घर की नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते होंगे। अलीशा खाने की प्लेट को उठाकर फेंक देती है। समय यूं ही गुजरता है। अलीशा हर रोज की तरह तैयार होकर बाहर चली जाती है। वहीं तृप्ति भी सब्जी लेने के लिए बाहर गई होती है कि तभी तृप्ति की नजर अलीशा पर पड़ती है। अलीशा बाजार में खड़ी होकर एक लड़के से बात कर रही होती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प मी। मैंने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। काश मैं तुम्हें कभी छोड़ती ही नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ले जाऊंगा। अलीशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान बना रही होती है, जिसे सुन तृप्ति शाम में सुमित के आते ही उसे सब बता देती है। सुमित ये झूठ कह रही है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सच कह रही हूँ, ये गिरी हुई लड़की आपको धोखा दे रही है। तृप्ति की बात सुन मोहित उसे थप्पड़ मार देता है। अगर आइंदा तुमने मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे ही समय गुजरता है और अलीशा हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसे देख अब तृप्ति अलीशा को पकड़वाने का एक प्लान बनाती है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आप बस मेरे साथ चलिए। तृप्ति मोहित को उसी जगह ले जाती है जहां अलीशा रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। अलीशा और उसके साथ एक लड़के को देख मोहित गुस्से में अलीशा के पास जाता है। इसका मतलब तृप्ति सच कह रही थी, तुम मुझे इतने समय से धोखा दे रही हो। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? हाँ करती थी, लेकिन अब मैं राज से प्यार करती हूँ और तुमने भी मुझसे शादी मुझसे प्यार करके नहीं बल्कि मेरे पैसों के लिए की थी। मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जानती हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ राज के साथ। अलीशा पल भर में मोहित का साथ छोड़कर राज के साथ चली जाती है। वहीं तृप्ति भी अपनी पेड़ ससुराल घर के अंदर आती है और अपना सामान उठाकर अपने मायके जाने लगती है। देख लिया तूने अपने लालच का नतीजा। तेरी दूसरी पत्नी तो तुझे छोड़कर चली गई और पहली भी जा रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले उसे। मोहित तृप्ति का पीछा करता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तृप्ति रुक जाओ। अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी लायक नहीं है, लेकिन मुझे बस एक आखिरी मौका दो। अब मैं तुम्हें कभी दहेज को लेकर परेशान नहीं करूंगा और ना ही ऐसी गलती करूंगा। तुम चाहो मुझे मार लो, सजा दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती।